talk about the second part of the control chart. In last video we had discussed on the control chart on variable. Now it is the second part, that is control for charts for the attribute. Attributes are those dimensions of the product which are either present or not present. Means this dimension of product defectiveness we are evaluating, we are identifying whether that particular defect is present or it is not present, right? तो simply we can say हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के डिफेक्टिवनेस के को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्ट में कोई भी डिफेक्टिवनेस होगी या नहीं होगी। हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिवनेस की फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ये बात करेंगे कि क्या वो डिफेक्टिवनेस उस प्रोडक्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। सो बेसिकली ये चार्ट, ये डिफेक्टिवनेस चार्ट या स्टैटिस्टिकल टूल प्रोडक्ट के उस डायमेंशन के बारे में बात करता है जिसमें हम प्रोडक्ट के डिफेक्टिवनेस को उसके प्रेजेंट और एब्सेंट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो कलर है वो ब्लू, डार्क ब्लू है या नहीं है, उस ब्लू का एक हमने रेंज लिया हुआ है, तो या तो वो ब्लू कलर का होगा या तो नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकते कि वो डार्क ब्लू नहीं है, वो ऐसा ब्लू है या उसका जो कलर है वो थोड़ा सा फेड ब्लू है, हम ये नहीं कहेंगे। सो इट इज़ वेदर इट इज़ ब्लू और इट विल नॉट बी ब्लू। और हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि या हम इसको इस तरह से भी एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं कि सपोज प्रोडक्ट में किसी ऐसे डिफेक्टिवनेस की बात हो रही है, प्रोडक्ट के ऐसे पैरामीटर की बात हो रही है जो कि प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट के लेंथ के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट पर्टिकुलर उस लेंथ का होगा या नहीं होगा, राइट? हम ये नहीं कह सकते लेंथ से थोड़ा कम है, लेंथ से थोड़ा ज़्यादा है। अगर लेंथ से थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी वो उसके लिए डिफेक्ट है और उस प्रोडक्ट के लिए डिफेक्ट है, और अगर उसकी लेंथ जो स्पेसिफाइड पैरामीटर है उससे कम है तो वो भी उसके लिए डिफेक्ट की तरह से कंसिडर की जाएगी। सो किसी भी प्रोडक्ट का ऐसा पैरामीटर जिसके प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं डिफेक्टिव है। तो इस तरीके के डायमेंशन को जिस कंट्रोल चार्ट के थ्रू मेज़र किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स कहते हैं, राइट? सो कंट्रोल चार्ट के बेसिकली कई पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू हम इस कंट्रोल चार्ट को एवेलुएट करते हैं। सो दिस डिफेक्टिवनेस वी कैन evaluate in terms of P is the mean value or the mean average value, and standard deviation. That is, standard deviation is what whether this defines how much the product is deviating from its particular decided parameter, right? So on the basis of these mean and average value, there are three type of chart: P chart, NP chart, C chart. P chart is used for the evaluation of it is also known control chart for fraction. Means P chart is also used to identify defective number of pieces in per batch, per lot or total sample which we draw. Means हम किसी भी लॉट से जितना भी सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं उस पूरे सैंपल से कितना फ्रैक्शन पीस डिफेक्टिव के टर्म्स में डिफेक्टिव पीस निकल रहा है उसको हम पी चार्ट से एवेलुएट करते हैं। सो बेसिकली पी इज द evaluation parameter. The formula of P, the average mean value of P we can calculate through total number of defective item from the sample and divided by total number of item inspected. If we have taken 10 samples and each sample is having 20 number of unit, so the total number of inspected unit will be 10 into 20, that is 200. Means after inspecting 200 items we are getting some defective pieces, right? So that is known as defective item. Through this value, through this formula, we can calculate the mean defectiveness or average defectiveness of the lot. And again, this P chart is representing in control chart by two parameters, and
rather three parameters which we had discussed in the initially in control chart. Each and every control chart had three lines. One is the upper limit, central line, and third is the lower control limit. So in the same lane, this control chart also have three lines in their control chart in a graph. That is upper control limit, lower control limit, and one is your central limit. And central limit can be defined by the average mean value. So for the P chart, we can calculate upper control limit with the help of P bar. P bar is again average value. This can be calculated through this formula, and plus 3 standard deviation P. Now this standard deviation P can be calculated through this formula, that is under root the square root P bar within bracket 1 minus P bar. This whole value is divided by n is the total sample, the total item we have inspected. And in the same way value, this is the formula to evaluate, to define the upper control limit through the P chart, and this is the formula for the lower control limit of P chart, P bar minus 3 standard deviation at P, that fractional value. And again this sigma or the standard deviation P in both the formula, this can be replaced by this. Fine. So this is the formula, these are the formula through which we can calculate the P chart. Now next is the NP chart. NP chart is some extended form of the your control chart of P. It tells about this graph used to evaluate the defective items in all samples, means in a particular samples. Fine. So this value, the central line of this NP chart can be calculated through NP value, this NP value, and this NP can be calculated through number of defective items in all samples. That is, if we are withdrawing 10 samples, so thus and each sample have 2, 3 likewise, so summation of all the defective in each sample, it is this, and this divided by number of sample into sample size. If we have taken 10 samples and each sample is of 10 unit, so 10 into 10, that this formula can be used through this, right? So this formula is used only where when we don't have known about the P value or average P value. So for this chart we can calculate upper control limit as well as lower control limit through this value, NP plus 3 under root NP 1 minus P, and again lower control limit is NP minus 3 under root NP 1 minus P. See, if we are not knowing about the standard deviation, right, the deviation which we have explained in the P chart, we are not known about that, and of course we cannot calculate the P bar. So we can calculate this through this formula, the NP, and through NP we can draw upper control limit of the same chart and lower control limit of the same chart. Again, this graph also have the same type of graphical lines in the control chart, upper control line, central control limit, and lower control limit. Now next is the control chart for the number of defective per unit. C. Previously which we have discussed chart, that is control chart for P or control chart for NP. Both of the chart is used to calculate the total defective number of pieces in total sample, right? NP और P दोनों ही चार्ट को यूज किया जाता है कि पूरे सैंपल, जितना भी सैंपल विड्रॉ किया गया, उस पूरे सैंपल में कितने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस निकले, ये कैलकुलेट करने के लिए हम P और NP चार्ट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि हर एक सैंपल में कितने टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस निकले और हर एक यूनिट में जो डिफेक्टिव का इंटेंसिटी था, डिफेक्टिवनेस की जो इंटेंसिटी थी, डिग्री थी, वो कितनी थी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस C चार्ट से, राइट? तो अगर हम ये कहते हैं कि सपोज एक पीस वो हमने इस हिसाब से सेग्रीगेट किया कि ये डिफेक्टिव है,
राइट। हो सकता है कि कुछ उसमें डिफेक्टिव का परसेंटेज कम हो, कुछ में डिफेक्टिव का परसेंटेज ज़्यादा हो। तो यहाँ पर हम ये कैलकुलेट कर, सी चार्ट के थ्रू हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस में डिफेक्टिव का परसेंटेज कितना कम है और कितना ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है कि ऑल्दो पीसेस डिफेक्टिव होते हैं लेकिन उसको उसके डिफेक्टिवनेस को उतना कंसिडर नहीं किया जाता, वो आइटम यूजेबल होता है और थोड़े से डिफेक्टिवनेस के साथ भी उसको मार्केट में डिलीवर कर दिया जाता है लो प्राइसेस पे, क्योंकि उस डिफेक्टिवनेस से किसी को भी कोई हार्म नहीं होता, राइट। जैसे मैक्सिममली हम लोग गारमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं कि कई बार जो हमें क्लॉथ्स का मिलता है या जो क्लॉथ्स के बंडल्स मिलते हैं उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, लेकिन उस डिफेक्ट से मतलब बहुत कुछ ऐसे मे बी 2 to 3 थ्रेड्स वहाँ से निकले होते हैं, राइट। तो उस डिफेक्टिवनेस से उस पूरे गारमेंट को डिफेक्टिव पीस कंसिडर कर दिया जाता है, लेकिन वो जो पूरा गारमेंट का लॉट होता है वो यूजेबल होता है। उसको फ्रेश आइटम नहीं कह सकते, डिफेक्टिव आइटम कह सकते हैं, लेकिन वो आइटम भी यूजेबल होता है। तो सेम पैरामीटर्स के में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितना डिफेक्टिवनेस है और कितना नहीं है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफेक्टिव सी चार्ट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस चार्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफेक्टिवनेस, इंटेंसिटी ऑफ डिफेक्टिवनेस पर आइटम, पर यूनिट ऑफ द defective item, right। Here these sample size will always be constant, while in the previous of the condition n or for p the sample size is variable. For each and every lot the sample size may vary, but in this case the sample size will be constant, it cannot be varying. So for this chart, this control chart, we can again have this control chart also have 3 identical lines, 3 defined line, upper control limit, lower control limit, and the central line. Central line is a middle line, or we can say it is the average value. This central line is also known as C bar, the average mean value, and this can be calculated through inspected item divided by total number of sample, that is calculated through n. Total number of sample is n and the inspected item is likewise in each sample. And the upper control limit for the this chart is C bar plus 3 under root C bar, and lower control limit for this is C bar minus 3 under root C. See, अगर हम लोग ये देखें whether it is P chart, whether it is NP chart, whether it is the C chart, for each of the chart the upper control limit and the lower control limit can be calculated with the same pattern, right. Upper control limit is the addition of 2 mean value, and the lower control limit is the subtraction of 2 mean value with the 3 standard deviation. Now this 3 is the 3 sigma, plus minus 3 sigma. So plus is showing the or indicating the maximum limit of deviation, and the minus is showing the bottom or the minimum limit of the deviation. If you are knowing about the normal distribution curve, it is kind of bell shaped curve, right, and the bell in middle of the bell shaped curve it is showing the 0 deviation. From each of the side means from the right side it is the plus deviation, and on the left side it is the minus deviation. So from that bell shaped graph normal distribution, this C value has came there, has arises. Fine. So plus minus 3 sigma or plus minus 3.6 sigma value is what the normal distribution value, and how much the item is deviated from its mean value, that is represented through this, right. So this is what your C chart. This was the theoretical content about the control chart. Here is the practical content, because control chart is also important for the question. So I am taking a question, and through this question this question we solved by 2 methods, by C chart method, by P chart method. So
The question is what in a factory factory producing spark plugs, the number of defective items found in each inspection of 20 lot of 100 each. It is given below. See, in a factory setup, the factory which is producing spark plug, the samples has withdrawn from each lot. The 20 lot has taken as a excuse me, it is 10 rather 20. See, 10 lots of 10 lots has taken as a sample. Now this each sample have 100 unit, right? So now the lot number is the 10 lot, that is 10 samples. From each sample the defective pieces are these in number. In some it is 5, in some it is 10, and likewise, right? So first we have to calculate P chart and C chart. So first we calculate P chart. So P bar we can calculate total number of defective items. I hope so you all this formula is visible to you. See, P we can calculate the total number of defective items divided by total number of inspected items. So this total number of defective items are 5 plus, that is summation of all the defective items, that is this, the summation of all these defective items, right? After summing up we are getting a value, and total number inspected is each lot number have 10 samples, 10 unit. So through 10 lots we can have total number of this value. So after solving this value we are getting this. So this is the P average value, the mean P value. It's coming 0.062, right? So this is what your P value, mean value, P average value. Now we have to calculate the upper control limit and lower control limit, fine. So upper control limit we can calculate P bar plus 3 standard deviation P, and lower control limit we can calculate P bar minus 3 standard deviation. That it is P bar see, this is P bar. So we have calculated this P value. Now we have to calculate the standard deviation P. So this standard deviation P we can calculate through this formula again. These standard deviation can be calculated through under root P bar in bracket 1 minus P bar. This is P bar value. See, this is P bar value. Okay. So through this formula we can calculate the standard deviation P. P bar value is the point, excuse me, 0.062, 1 minus 0.062 divided by n is what your 10 into 100, that is this. Now after summing up, after solving the formula, the values we are getting this value. Thus standard deviation P is equal to this value. See, this value 0.024. Now we can put this value in this formula, and through this formula we can calculate upper and lower control limit. Now for upper control limit, the formula is this. After putting all the values of your given in your formula, that is P bar is average P value was the 0.062 plus 3 standard deviation
P value was 0.024, and after solving this value we are getting this value. So this is your upper control limit for the P chart, and now we can solve this again through lower control limit value, and after solving this we are getting this formula, that is what your minus 0.01, that is it is below the below the estimated value, below the present base value. So lower control limit can be ignorable, or we can say the lower limit is under the control. And so this value, these values are giving upper control limit, lower control limit line, and this value is given. This value is giving the central line. So through these value we can draw the lines of upper control limit, central line, and lower control limit line for P chart. In the same alignment we can calculate C also, the C chart, the values for C chart also. Same value, the C bar or average C value can be calculated to inspected value, inspected number of item, and total number of sample. Now total number of sample will not be equal to multiplied sample unit. It is just number of sample which we have withdraw, right? Total number of sample यहाँ पे क्या है, जितने sample हमने withdraw किए, हर एक sample में कितने यूनिट है उससे हमें मतलब नहीं, सिर्फ हमें नंबर ऑफ सैंपल से मतलब है. तो हमारे क्वेश्चन में जैसे अभी हमने देखा, आप देखिए क्वेश्चन में 10 सैंपल्स लिए गए हैं, यानी 10 लॉट्स लिए गए, और हर एक लॉट से जो आइटम डिफेक्टिव निकला वो ये पहले की तरह. तो इस वैल्यू को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 6.2 वैल्यू ऑफ सेंट्रल लाइन. थ्रू दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट अपर कंट्रोल लिमिट after putting the formula values. C bar is 6.2 plus 3 under root 6.2, that is average value of this, and after summing up, after solving the formula, we are getting 13.67 as an upper control allowed limit for defectiveness, and solving the lower control limit formula we are getting this value 7.47. Now this 7.47 is the lower control limit which is allowed, which is assumed for the defectiveness, right? So through this formula we are getting lower control limit 7.47, upper control limit 13.67, and this is what your central line 6.2. So these values are the three control lines for the chart, right? So through this formula and this question we can have an idea about the question which is coming in the examination, right? So ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक जो सॉल्व किया है, इसके थ्रू हमें आइडिया लग जाता है कि सी चार्ट और पी चार्ट पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, और उसे कैसे पूछते हैं एग्जाम में, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो इसी के साथ आपका कंट्रोल चार्ट का सेकंड पार्ट भी खत्म हुआ, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंट्रोल चार्ट. तो आज हमने बात की कंट्रोल चार्ट पार्ट 2, दैट इज कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स की. एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट 3 टाइप्स के होते हैं, पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट. हर एक चार्ट में पी चार्ट, एन चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट, हर एक चार्ट में 3 कंट्रोल लाइन्स होती हैं, अपर कंट्रोल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट लाइन, अपर कंट्रोल लाइन, सेंट्रल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन, जिसमें हर सबके लिए एक डिफरेंट फार्मूला दिया है, और उस फार्मूले के थ्रू हम उसमें आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल के दूसरे पार्ट की बात करेंगे, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया.